सुधीर जी, बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र का में जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके अंदर स्वाभिमान बहुत है। मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र मानुस जो है वो अपने स्वाभिमान के लिए जीता जागता है। आप लगातार उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सारे उद्योग उठा के आप गुजरात ले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री महाराष्ट्र की गुजरात चली गई। वो तो अहमदाबाद की जो में चाहते हैं कि जो कैपिटल माना जाता है, आर्थिक राजनीति मानी जाती है महाराष्ट्र को, उसकी ना जगह ना मान के वो अहमदाबाद में मानी जाए, गुजरात में मानी जाए। हम तो कई बार कहते हैं यूपी बिहार के लोगों को देखे कि माल कमाएगा गुजरात का भाई, घंटा बजाएगा यूपी और बिहार का भाई। तो सुधीर जी, महाराष्ट्र में ये जो चीजें चर्चा का विषय बनी हुई है, उसके बीच में शिंदे की नाराजगी, शिंदे जानती है कि बीजेपी ने जब मुझे तोड़ दिया उद्धव से, तो मेरी भी पार्टी को तोड़ सकती है। बीजेपी तो किसी को छोड़ती नहीं है। इन स्थिति में आप महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरह देखते हैं सुधीर जी? धन्यवाद संजय जी। अभी जैसा कि प्रदीप जी ने कुछ बातों की ओर संकेत किया, महाराष्ट्र में लड़ाई वजूद की लड़ाई है। चाहे वो अजित पवार की एनसीपी हो, चाहे शिंदे की शिवसेना हो। कायदे से महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ होने चाहिए थे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की ध्वजवाहक पार्टी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव करा ले, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जो समीकरण लगातार बनते बिगड़ते रहे हैं, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के हाथों से तोते उड़े हुए हैं। और उसका ये जो गठबंधन है, ये भी बहुत बेमेल गठबंधन है। रशियन में एक शब्द आता है त्रोइका। त्रोइका उस गाड़ी को कहते हैं जिसको 3 घोड़े खींचते हैं। तो ये एनसीपी अजित पवार, शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का के एक घटक या एक धड़े का एक बार मेल तो समझ में आता है। देखिए, एनसीपी का मूल चरित्र जो है कांग्रेस का मूल चरित्र है, लेकिन अजित पवार अपने मैल, अपने भ्रष्टाचार, अपने पाप, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नाम की लॉन्ड्री में आए थे और उन्होंने सत्ता के लिए समझौता किया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए, दोनों के लिए महाराष्ट्र बड़ा मायने रखता है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और इस बार के चुनाव में यह कारण नहीं है कि उसने अपने 3 नेताओं सुहास भगत, अरविंद मेनन और हितानंद शर्मा को इस चुनाव में नागपुर में तैनात किया है और पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश के 4 मंत्रियों को उसने वहां पर आमंत्रित किया है, जिसमें कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग है। तो शिंदे, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, शिंदे के लिए चुनाव के पश्चात की जो आशंकाएं हैं वो बहुत मायने रखती हैं और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने परिवार को तोड़ने तक से कहीं भी कोई गुरेज नहीं किया, अजित पवार और शरद पवार के बीच में फासले और फसीलें खड़ी की, झारखंड में सोरेन परिवार में चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में फासले और फसीलें खड़ी की, तो वह चुनाव के बाद अपनी सत्ता बचाने या सत्ता में आने के लिए कोई भी कदम उठाने में कोई भी संकोच या परहेज नहीं करेगी। अब हम महाराष्ट्र के जातीय समीकरण की ओर जाएं, तो जातीय समीकरण महाराष्ट्र का आज की तारीख में क्या जो स्थायी समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हितों के या उसकी संभावनाओं के खिलाफ जाता है। वहां पर मराठा, मुस्लिम और महार करीब 22% मराठा हैं, मुस्लिम 13% और महार 12% है, यानी कुल 47% मराठा, महार और मुस्लिम। और ये मोटे तौर पर अभी जो मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण आंदोलन को हवा दी है और जिस तरीके से घटनाक्रम घट रहा है वहां पर, और आपने मराठी अस्मिता की बात की, तो ये जो मराठी अस्मिता या मराठा मानुस की लड़ाई है, जिसको कि बाल ठाकरे ने पिछले सदी के 7वें दशक में हवा दी थी, जिसके कारण वो हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाए, और स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वास्तविक शिवसेना मान लिया है और उद्धव ठाकरे के पास बाल ठाकरे का उत्तराधिकार है। आप देखिए, इन चुनाव में कुछ पार्टियां या कुछ व्यक्ति बिल्कुल पार्श्व में या हाशिए में चले गए हैं। उनमें शेतकरी कामगार पार्टी है, राज ठाकरे की मनसे है, आप है,
या रिपब्लिकन पार्टियां हैं, भली प्रकाश अंबेडकर के पास लेगेसी हो अंबेडकर की, लेकिन वो हाशिए में चली गई है। तो जिस तरीके से वहां समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की लड़ाई वाटरलू साबित हो सकती है, और उसके पास नैरेटिव नहीं है कोई भी, उसके पास महाराष्ट्र में कोई बड़ा नायक भी नहीं है। उसने देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे आशीष शेलार हो, चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे अन्य नेता हो, वहां पर पार्टी के भीतर भी टकराव कम नहीं है। तो ये जो ट्रोइका वर्सेस ट्रोइका की लड़ाई है, दोनों तरफ तीन तीन पार्टियां महाविकास आघाड़ी या महायुद्ध के बीच जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर आप दृष्टिपात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 21 सांसदों को जितवा कर लाई थी, उसके सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है, और कांग्रेस के सांसदों की संख्या 1 से बढ़कर 14 हो गई है। बीजेपी ने अशोक चव्हाण और विखे पाटिल जैसे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश की सफलता अर्जित की, लेकिन नांदेड़ की सीट अशोक चव्हाण की, वहां भी वो पराजित हुई, और विखे पाटिल के पुत्र भी चुनाव हारे। तो जिस तरह से लगातार समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मुकाबला बहुत रोचक भी है, रोमांचक भी है, और शरद पवार जैसा अनुभवी, दूरदर्शी और एक ऐसा नेता इस वक्त INDIA गठबंधन के पास है जो महाराष्ट्र में राजनीति को अलग दिशा और दशा दे सकता है। और जिस तरीके से NCP के अनेक नेता लगातार शरद पवार के संपर्क में हैं, उनसे मिले हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन की है, उससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। आगे देखिए होता है क्या। अभी समय मतदान में भले ही कम हो, लेकिन घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा है, और ये अकारण नहीं है कि अमित शाह को वहां के नेताओं को बुलाकर बैठक करनी पड़ी है। सुधीर सर, आपके हिसाब से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने औदार्य और व्यावहारिकता का परिचय देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से घटनाक्रम पिछले वर्षों में लगातार घटित हुआ है, और जिस तरीके से उद्धव को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर जनता ने स्वीकार किया है, उसके चलते उद्धव ठाकरे ही श्रेष्ठ और सर्वाधिक स्वीकार्य नेता होंगे, और जनता उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहेगी। एक बात मैं और कहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे को और शरद पवार ने अजित पवार को आज तक माफ नहीं किया है, और शिंदे जो कोपरी भाजपा खड़ी सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किया है, तो आप अगर राजनीति के पुराने संदर्भों में जाएं तो एक आनंद दिघे नाम के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनके भतीजे केदार दिघे को टिकट दिया गया है, और आनंद दिघे को स्वयं शिंदे अपना आदर्श पुरुष और गुरु मानते आए हैं। तो वहां पर एकनाथ शिंदे का मुकाबला जिस नए प्रत्याशी केदार दिघे से है, तो मुझे लगता है कि वहां पर शिंदे को पसीना आएगा और चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से शरद पवार के इर्द गिर्द जमावड़ा हो रहा है और शरद पवार की दूरदर्शिता का लाभ आघाड़ी को मिलेगा, तो उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के सर्वाधिक स्वीकार्य और वांछनीय नेता या मुख्यमंत्री होंगे। संजय भाई एक शब्द और बोलूंगा, बनेगा कौन ये तो नहीं मैं कह सकता, कौन नहीं बनेगा इसका मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ, एकनाथ शिंदे नहीं बनेगा चाहे किसी की भी सरकार बने।